नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं परिहार पाठशाला की इस नई क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर की क्लासेस चल रही हैं और कंप्यूटर की सीरीज चल रही है। कंप्यूटर में अभी तक हम 6 क्लासेस कर चुके हैं। आज है क्लास नंबर 7। अगर आप पहली बार ये क्लास मेरी देख रहे हैं तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। प्लेलिस्ट में जाके अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ आपको कंप्यूटर की क्लासेस मिलेंगी, रीजनिंग की क्लासेस मिलेंगी, इनफैक्ट पीवाईक्यू पेपर के पीवाईक्यूज और कुछ एमसीक्यूज भी आपको एमसीक्यू की सीरीज भी आपको मिलेगी प्लेलिस्ट में। इन केस आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो दिस इज़ माय इंस्टाग्राम आईडी। अब देखिए, चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अभी तक हम मेमोरी के 2 क्लासेस हो चुके हैं दोस्तों। मेमोरी की 2 क्लासेस हो चुकी हैं दोस्तों, जिसमें हमने प्राइमरी मेमोरी को कंप्लीट किया है। आज हम शुरू करेंगे सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में भी दोस्तों 2 क्लासेस होंगी, क्योंकि हम काफ़ी डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पे अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप पहले जाके मेमोरी के जो 2 क्लासेस हैं वो पहले देख के आइए, अदरवाइज आपको यहाँ कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो कनेक्टेड हैं। तो मैंने आपको पहली क्लास में भी ये बताया था कि सेकेंडरी मेमोरी जो है वो 2 तरीके की होती है दोस्तों। एक होती है सीक्वेंशियल मेमोरी, एक होती है डायरेक्ट मेमोरी, जिसे हम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी या डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के नाम से भी कहते थे, या फिर जंप एक्सेस भी जिसको हम कहते हैं। अब ये जो आपकी सीक्वेंशियल मेमोरी है उसकी जो एग्जांपल थी दोस्तों, एग्जांपल वो थी मैग्नेटिक टेप। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों। ये जस्ट एक क्लासिफिकेशन है ताकि आपको कोई ऐसा ना हो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में कभी कभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सीक्वेंशियल मेमोरी। तो वो कंफ्यूजन ना हो उसके लिए ये जो है वो क्लैरिटी के साथ यहाँ पे टेबल बनाया गया है। तो सीक्वेंशियल मेमोरी की एग्जांपल क्या है दोस्तों? मैग्नेटिक टेप। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बस सिर्फ मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूं आपको। उसी तरीके से डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस या जंप एक्सेस के एग्जांपल्स हैं दोस्तों मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क के अंदर 2 चीजें पढ़ेंगे हम, एफडीडी और आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव। उसी तरीके से ऑप्टिकल डिस्क में हम पढ़ेंगे सीडी, डीवीडी और बीआरडी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर हम यूएसबी, एफटी, मेमोरी कार्ड और एसएसडी को डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये एक क्लासिफिकेशन थी, ठीक है, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। अब देखते हैं पहले सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी को पढ़ते हैं पहले। तो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी जो है दोस्तों, इसमें क्या है? अब ये सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होती क्या है? इसमें दोस्तों होता क्या है कि 2 ऑपरेशंस होते हैं मेमोरी में दोस्तों। एक ऑपरेशन होता है रीड ऑपरेशन, एक होता है राइट ऑपरेशन। ठीक है, रीड ऑपरेशन राइट ऑपरेशन का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए ये आपकी मेमोरी है दोस्तों, ये मेमोरी है, इसमें डेटा जो है, डेटा आप डेटा डालोगे भी, ठीक है ना, बाहर से, और यहाँ से डेटा निकालोगे भी। ये जो डेटा आप मेमोरी के अंदर डाल रहे हो दोस्तों, इसे कहते हैं राइट ऑपरेशन, और ये जो डेटा आप मेमोरी से बाहर लेके जा रहे हो इसे कहते हैं रीड ऑपरेशन। ये मैं पहले बता चुका हूं आपको दोस्तों। तो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में तो दोनों ऑपरेशन होते हैं, चाहे आपका रीड ऑपरेशन हो चाहे आपका राइट ऑपरेशन हो दोस्तों, दोनों ऑपरेशन आपके क्या होते हैं दोस्तों? सीक्वेंशियल होते हैं। क्या कहा मैंने आपसे कि सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में जो आपके रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन, दोनों ऑपरेशन जो है दैट इज सीक्वेंशियल इन नेचर। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल कह चुका हूं आपसे मैग्नेटिक टेप। एग्जाम्पल क्या कह चुका हूं मैं आपसे? मैग्नेटिक टेप। अब अगर आपको याद होगा, अगर आप में से 90s के कुछ किड्स होंगे तो उनको पता होगा कि पहले टाइम पे कैसेट्स होती थी। कैसेट्स, कैसेट के अंदर वो एक रील सी होती थी, अगर आपको याद होगा, वो एक रील बाहर भी निकलती थी, उसको हम बाहर भी निकालते थे। ठीक है, पेन से घुमा के या फिर उंगली से घुमा के उसको बाहर निकालते थे रोटेट करके, ठीक है ना, फिर रोटेट करके वो फिर से वापस डाल देते थे। ठीक है, मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल होता था। उसके अंदर वो रील जैसी होती थी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये वो एक एग्जांपल है। अदरवाइज कैमराज में भी एक रील लगती थी पहले, अगर आप थोड़ा और पीछे जाओगे, जिनके पास पुराने कैमराज होंगे, उस टाइम पे कैमरा जिसमें वो नेगेटिव वेगेटिव वगैरह आप अपनी इमेज देखते थे उसमें कि नेगेटिव बना है कि नहीं बना है, वो एक इमेज जैसी दिखती थी उसमें। अब इसको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो ये थी मैग्नेटिक टेप। अब ये मैग्नेटिक टेप में दोस्तों होता कैसे है, क्या कैसी चीजें होती हैं? ये कुछ इस प्रकार से होती हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है मैग्नेटिक टेप में कि ये एक मैग्नेटिक टेप है, इसमें काफी सारे ऐसे लाइंस होती थी दोस्तों, फिर इनको रोज और कॉलम्स में डिवाइड होती थी आपकी चीजें। ठीक है, और ये लोकेशंस होती थी, इन लोकेशंस में जो थे, इन लोकेशंस में आपका डेटा सेव होता था। क्या होता था? इन लोकेशंस में आपका डेटा सेव होता था। ठीक है,
और फिर एक हेड होता था जिसे हम कहते थे रीड राइट हेड। एक रीड राइट हेड, इसके रीड राइट हेड होता जैसे बटन दबाते थे ना उसमें, तो आप बटन दबाते थे, फिर वो रील जो है वो चलती थी और वो बटन फिक्स होता था आपका। वो जो रीड राइट हेड का जो बटन था वो दोस्तों फिक्स होता था, लेकिन वो रील चलती रहती थी, गोल गोल चलती रहती थी वो, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो। अब देखिए इसमें क्या होता था दोस्तों, इसमें सीक्वेंशियली डेटा को रीड भी मतलब डाला भी जाता था और रीड भी उसी तरीके से, मतलब पहले डेटा इधर होगा, फिर इधर होगा, फिर इधर होगा, इधर होगा, इस तरीके से एक पैटर्न को फॉलो करते थे वो दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से डेटा को फिक्स किया जाता था यहाँ पे। तो इसके ऊपर क्या होता था, एक रीड, एक टैप रीडर या फिर रीड राइट हेड बोलते हैं इसको दोस्तों, ये होता था फिक्स्ड। ये क्या होता था, फिक्स। यहाँ पे आप याद रखेंगे कि मैग्नेटिक टेप के केस में जो आपका रीड राइट हेड है दोस्तों, वो क्या होता था, फिक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसमें ये जो टेप होती थी, मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक जो रील टेप है दोस्तों, ये किस मटेरियल का इस्तेमाल होता था, इसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल होता था। इसमें बेसिकली इसको मैग्नेटिक टेप इसलिए कहते थे क्योंकि इसमें कंसेप्ट है मैग्नेटिज्म का, ठीक है। अब इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बस आप इतना याद रखेंगे क्योंकि इसमें मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल होता था इसलिए इसको मैग्नेटिक टेप बोलते थे, ठीक है। मटेरियल किसका इस्तेमाल होता था यहाँ पे, रील का। रील के ऊपर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल होता था दोस्तों। अब दोस्तों मैंने ये क्या कहा था आपके, ये हॉरिजेंटल रोज है, ये आपके हॉरिजेंटल रोज है और ये आपकी वर्टिकल कॉलम्स है। इन हॉरिजेंटल रोज को दोस्तों ट्रैक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता था दोस्तों, ट्रैक्स या फिर चैनल भी कहा जाता था, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। ये पेपर में काफी बार पूछा जा चुका है कि जो हॉरिजेंटल रोज मैग्नेटिक टेप में होती हैं या फिर सीक्वेंशियल मेमोरी में होती हैं दोस्तों, उनको क्या कहा जाता है, ट्रैक्स या फिर चैनल्स भी कहा जाता है। उसी तरीके से ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं दोस्तों, इनको क्या कहा जाता है, फ्रेम्स। क्या कहा जाता है, फ्रेम्स। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है दोस्तों कि जो आपकी सीक्वेंशियल मेमोरी होती है, सीक्वेंशियल मेमोरी, उसमें एड्रेसिंग की जरूरत नहीं होती है, उसमें एड्रेसिंग की जरूरत नहीं होती है ड्यू टू सीक्वेंशियल एक्सेस। अब मैं इसको समझाता हूं इसको कि एड्रेसिंग की जरूरत क्यों नहीं होती है। अब मान लीजिए एक विंडो पे मैंने यहाँ कोई बंदा खड़ा कर दिया और यहाँ पे आप लाइन लाइन से जा रहे हो, लाइन से जा रहे हो। मुझे बताइए क्या हर एक बंदे को यहाँ टोकन देने की जरूरत है? अगर सारे बंदे लाइन में हैं तो टोकन देने की जरूरत पड़ेगी आपको? नहीं देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सारे लोग क्या जा रहे हैं, लाइन से जा रहे हैं। लेकिन अगर आप बड़े शहरों में देखोगे, बैंक्स में क्या होता है, बैंक्स में वेटिंग रूम्स बने होते हैं दोस्तों, वेटिंग रूम्स होते हैं। उन वेटिंग रूम्स में उनको क्या दिया जाता है दोस्तों, टोकन दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारी तरह यहाँ जम्मू कश्मीर में क्या होते हैं, मतलब उतना रश तो होता नहीं है, ठीक है, उतना रश नहीं होता है और वहां डायरेक्टली लोग जो है वो चले जाते हैं, मतलब पैसे निकालने किसी को या कुछ भी करना है। तो जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पे रश इतना ज्यादा होता है कि आपको पहले वेटिंग रूम में बिठाया जाता है, वेटिंग रूम के बाद वहां आपको एक टोकन दिया जाता है। फिर टोकन जब आपको दिया जाएगा फिर आपको बुलाया जाएगा, ठीक है, कि आपकी टर्न है, आप आ जाओ, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ये टोकन देना क्या मतलब है, मतलब एड्रेसिंग की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। लेकिन मैंने क्या कहा कि मैग्नेटिक टेप्स में एड्रेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसी तरीके से है कि अगर मैं आपको लाइन में खड़ा कर दूं, क्या यहाँ किसी को टोकन देने की जरूरत है? नहीं, ठीक है, क्योंकि इसकी मेमोरी भी छोटी होती है और इसमें सीक्वेंशियली चीजें एक्सेस होती हैं, मतलब लाइन से चीजें एक्सेस होती हैं, इसलिए यहाँ पे एड्रेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नो एड्रेसिंग इज रिक्वायर्ड इन मैग्नेटिक टेप्स ड्यू टू सीक्वेंशियल एक्सेस। मैक्स कैपेसिटी जो थी मैग्नेटिक टेप्स की वो हुआ करती थी दोस्तों 10 TB। अभी भी हो सकता है कोई यूज करता हो, लेकिन अब नॉर्मली ये यूज में नहीं होती है। इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती थी दोस्तों, 10 TB तक ये इस्तेमाल में लाई जाती थी। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों ये पहले 3 पॉइंट जो थे वो इंपॉर्टेंट थे, ये पेपर में काफी बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो रीड राइट हेड है जो वो क्या होता है दोस्तों, फिक्स होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों आपका डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी क्या चीज है या जंप एक्सेस मेमोरी क्या चीज है। अब देखिए इसमें दो ऑपरेशंस होते हैं। मैंने क्या कहा आपसे कि आपका जो राइट वाला ऑपरेशन है वो अभी भी सीक्वेंशियल ही रहेगा, लेकिन जो आपका रीड वाला ऑपरेशन है वो क्या रहेगा, वो रहेगा डायरेक्ट। मतलब डायरेक्टली आप जंप कर सकते हो। अब कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए मैंने डेटा स्टोर किया, ये डेटा लोकेशंस है, मान लो ये डेटा लोकेशंस है। अब ये यहाँ पे मैंने रीड राइट हेड रख दिया, आपका रीड राइट हेड, और मान लीजिए मुझे इस डेटा को अगर कंज्यूम करना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से जंप उठा के यहाँ पे आ सकता हूँ। इसको कहते हैं डायरेक्ट एक्सेस या जंप एक्सेस,
समझ आई बात आपको? मैग्नेटिक टेप्स में क्या क्या हो रहा था कि आपको पहले इधर जाना पड़ता, फिर इसके बाद इधर जाना पड़ता, फिर यहाँ, और फिर अल्टीमेटली आप यहाँ जाते। ठीक है, तो इसकी वजह से टाइम ज्यादा लगता था। ठीक है, टाइम ज्यादा लगता था, इसमें टाइम कम लगता है। ठीक है, तो रीड में आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक चीज ध्यान देने वाली है, वो ये है कि आपका रीड राइट हेड जो है वो क्या है, मूवेबल है। वो क्या है, मूवेबल है। ठीक है, अगर आपको याद होगा, याद, या अगर जैसे मूवीज में भी आप देखते होंगे कि मूवीज में पुरानी मूवीज थी, उसमें ऐसे टेप रिकॉर्डर लगा होता था, उसके ऊपर वो रखते थे। ठीक है, एक पॉइंटर जैसा, फिर वो डिस्क जो है वो गोल गोल घूमती थी। ठीक है, और उसी को कहते हैं, उसी को कहा जाता था रीड राइट हेड। उसी को क्या, जिसकी वजह से फिर वो गाने शुरू हो जाते थे जब वो उसके ऊपर रखते थे, उसको क्या कहा जाता है, रीड राइट हेड। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एक टर्म है कुछ, सीक टाइम क्या चीज होती है, ये भी पेपर में काफी बार पूछा जा चुका है। अब देखिए सीक टाइम क्या होता है कि मान लीजिए डेटा आपका डेटा कहां पे था, पहले पेन चेंज कर लेते हैं। पहले आपका डेटा पहले इस लोकेशन पे था। ठीक है, और मान लो आपको यहां से जंप करना है इस वाले लोकेशन पे, तो इस वाले लोकेशन से इस वाले लोकेशन तक रीड राइट हेड को जाने में कुछ तो टाइम लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा? इससे नहीं, अब मान लो आपको यहां से यहीं जाना था, तो भी तो रीड राइट हेड को मूव करने में कुछ तो टाइम लगेगा। आपको यहां से यहां जाना है, मतलब एक डेटा लोकेशन से दूसरी डेटा लोकेशन तक जाने में जो रीड राइट हेड को टाइम लगता है दोस्तों, उसी को सीक टाइम कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, सीक टाइम। टाइम टेकन बाय रीड राइट हेड टू रीच टू ए डिजायरेबल लोकेशन फ्रॉम करंट डेटा लोकेशन, मतलब नेक्स्ट डेटा लोकेशन फ्रॉम करंट डेटा लोकेशन। एक डेटा लोकेशन से, जरूरी नहीं है ये कंसेक्यूटिव हो, जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां पे जंप पॉसिबल है, तो यहां हो सकता है वो एक के बाद सीधा 10 पे चले जाए। तो वो जो टाइम उनको लग रहा है रीड राइट हेड को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाने में, उसे कहा जाता है दोस्तों सीक टाइम। ठीक है, तो ये आपको समझ आएगा। उसी तरीके से एक टर्म होती है लेटेंसी। उसी तरीके से एक टर्म क्या होती है, लेटेंसी। अब देखें यहां पे, अब पहले क्या होता था, उसमें खाली आपकी डिस्क घूमती थी मैग्नेटिक टेप में, और रीड राइट हेड आपका क्या होता था, फिक्स होता है। यहां पे दोनों चीजें घूम रही है, आपका रीड राइट हेड भी घूम रहा है और आपकी जो मैग्नेटिक डिस्क है, ठीक है, वो भी आपकी घूम रही है। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक डिस्क को भी तो रोटेट करने में टाइम लगेगा ना, एक डेटा लोकेशन से दूसरी डेटा लोकेशन जाने में, वो भी तो रोटेट कर रही है ना। ठीक है, अब उसको भी रोटेट करने में कुछ टाइम लगेगा, डिस्क को जो रोटेट करने में टाइम लगेगा उसको कहा जाता है लेटेंसी। उसको क्या कहा जाता है, लेटेंसी। ठीक है, मतलब लेटेंसी इज रिलेटेड टू डिस्क, सीक टाइम इज रिलेटेड टू रीड राइट हेड। ठीक है, टाइम टू रोटेट द डिस्क टू द करेक्ट सेक्टर। इसको अभी मैं डिटेल में बताऊंगा कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में कैसे जाते हैं। फिलहाल आप ये याद रखेंगे कि डिस्क को रोटेट करते टाइम एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर जाते समय जो टाइम लगेगा उसे लेटेंसी कहते हैं। तो जो आपका एक्सेस टाइम है, एक्सेस टाइम मतलब टोटल टाइम आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, यहाँ पे आपने डेटा फैच किया, फिर इस डेटा को फैच करने के बीच में जो टाइम होगा उसे फैच टाइम कहेंगे। तो एक्सेस टाइम जो होगा यहाँ पे वो होगा सीक टाइम प्लस लेटेंसी, दोनों का जो टाइम कंबाइन करेंगे, ठीक है, उससे आपको डेटा मिल जाएगा। उसे क्या कहा जाता है, एक्सेस टाइम। उसे क्या कहा जाता है, एक्सेस टाइम। ठीक है, सीक टाइम का मतलब है रीड राइट हेड को रोटेट करने में कितना टाइम लगेगा एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में। लेटेंसी का मतलब है डिस्क को रोटेट करने में कितना टाइम लगेगा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में। दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्सेस टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थी, बेसिक चीजें जो आपको सीखने की जरूरत थी। अगर दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए। ठीक है, व्यूज बहुत सारे होते हैं लेकिन जो लोग हैं वो व्यूज लाइक नहीं करते हैं। और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर जरूर कीजिए। अब देखें यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क की अगर मैं बात करूं, अब डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं इनको। मैग्नेटिक डिस्क में दो चीजें आती हैं, एक HDD और एक FDD, हार्ड डिस्क ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ठीक है, अब पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि जो आपकी मैग्नेटिक टेप है या उनके अंदर मैग्नेटिक डिस्क होती है ना। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक डिस्क की इन जनरल हम बात करते हैं। अब मान लेते हैं ये आपकी डिस्क कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, और इन मैग्नेटिक डिस्क को क्या होता है, इनको डिवाइड किया होता है कंसेंट्रिक सर्कल्स में। किसमें, कंसेंट्रिक सर्कल में। पहले एक सर्कल है, फिर दूसरा सर्कल है, फिर तीसरा सर्कल है। इन्हीं सर्कल्स को क्या रिंग्स को या सर्कल्स को दोस्तों कहा जाता है ट्रैक। क्या कहा जाता है,
ट्रैक, ठीक है, क्या कहा जाता है, ट्रैक। और इन ट्रैक की जो नंबरिंग है दोस्तों वो 0 से स्टार्ट होती है, मतलब 0 1 2 3 4 5 ऐसे स्टार्ट होती है। उसी तरीके से इन 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 ट्रैक्स को दोस्तों डिवाइड किया होता है किसमें, सेक्टर्स में। इन्हीं इन इन्हीं सॉरी इन्हीं इन्हीं ये जो आपके ट्रैक्स है इनको डिवाइड किया होता है सेक्टर्स में, ठीक है, ये इनको डिवाइड किया सेक्टर्स में। तो ये वाली जो चीज है ये क्या है, आपके सेक्टर्स हैं। ये क्या है, आपके सेक्टर्स हैं। जैसे यहां पर है, ये सेक्टर है, ये सेक्टर है, ये सेक्टर है, ठीक है। और ये आपके ये जो है ये इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है ट्रैक्स। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है दोस्तों, जो आपकी सेक्टर की लोकेशन है ना, सेक्टर की नंबरिंग वो 1 से शुरू होती है, लेकिन ट्रैक की जो नंबरिंग होती है वो 0 से शुरू होती है, ठीक है, आप ये याद रखना। और ट्रैक की नंबरिंग कैसे होती है, आउटर से इनर की ओर, मतलब पहले बाहर की नंबरिंग होगी, फिर अंदर वाले की, फिर अंदर वाले की, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से नंबरिंग होती है, ये आप याद रखेंगे। आउटर रिंग का नंबर जो होता है वो ट्रैक 0 होता है, फिर ट्रैक 1 ट्रैक 2 ट्रैक 1 मतलब ट्रैक 1 ट्रैक 2 ऐसे करके अंदर की ओर जाएंगे, ठीक है। तो ये पेपर में कहीं बार ये चीज पूछा जा चुका है कि जो आपके ट्रैक की नंबरिंग है वो कहां से शुरू होती है, 0 से, और जो आपकी सेक्टर की नंबरिंग होती है वो 1 से शुरू होती है दोस्तों। अब ये जो इसमें सेक्टर नंबर 1 होगा, उस सेक्टर नंबर 1 का एक स्पेशल नेम है, उसे कहा जाता है एमबीआर। उसे क्या कहा जाता है, एमबीआर। एमबीआर का मतलब है यहाँ पे मास्टर बूट रिकॉर्ड। मास्टर बूट रिकॉर्ड ये इसका नाम रखा गया है, ठीक है। मास्टर बूट रिकॉर्ड सेक्टर 1 का नाम है, ठीक है। ये सेक्टर बेसिकली क्या है, अब ये सेक्टर जो है ये इट इज द स्मॉलेस्ट एरिया जहां पे आप डेटा जो है वो स्टोर करोगे। क्या है ये सेक्टर, इट इज द स्मॉलेस्ट एरिया जहां पे आप डेटा को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। स्मॉलेस्ट एरिया जहां पे आप डेटा को स्टोर कर सकते हो, ठीक है, सेक्टर। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन कभी आ गया, वैसे कम चांसेस हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा बेसिक है, इसलिए हम इसको भी समझ लेते हैं कि किस तरीके से मेमोरी कैलकुलेशन होती है। मान लीजिए कोई मैग्नेटिक डिस्क है, कोई मैग्नेटिक डिस्क है जिसकी खाली एक सरफेस यूज की गई। अभी मैं बताऊंगा इस सरफेसेस का कंसेप्ट, अभी मैं बताऊंगा आपको, इसको भूल जाओ अभी फिलहाल। अभी सिर्फ आप यहाँ पे क्या क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई मैग्नेटिक डिस्क है, उस मैग्नेटिक डिस्क में जो टोटल ट्रैक्स हैं वो 8 हैं, मतलब 8 सर्कल्स हैं। एक सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, ऐसे करके कितने हैं, 8 सर्कल्स हैं। और हर एक मतलब और क्या है, हर एक सर्कल पे 8 ट्रैक्स हैं, 8 सेक्टर्स हैं दोस्तों एक कितने सेक्टर्स हैं टोटल, 8, ठीक है। एक ट्रैक पे 8 सेक्टर्स हैं, ठीक है। और हर एक सेक्टर का जो साइज है वो 512 बाइट है, 512 बाइट है। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कैलकुलेट द टोटल मेमोरी साइज। टोटल मेमोरी साइज आपको पूछा गया है, तो क्या करेंगे आप, टोटल मेमोरी साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, एक जो आपका एक सेक्टर है, ठीक है, एक सेक्टर देखो यहाँ पे एक ट्रैक जो है, सॉरी एक ट्रैक में कितने सेक्टर्स हैं, 8 सेक्टर्स हैं, 8 सेक्टर्स हैं। तो टोटल कितने ट्रैक्स हैं, 8 ट्रैक्स हैं। तो 8 ट्रैक में कितने सेक्टर होंगे, 8 इंटू 8 64 सेक्टर्स होंगे। कितने सेक्टर्स होंगे, 64 सेक्टर्स होंगे। अगर 64 सेक्टर्स होंगे तो एक सेक्टर का साइज कितना दिया था, 512 बाइट, ठीक है ना। तो यही चीज यहाँ पे कैलकुलेट की गई है कि टोटल सेक्टर्स कैसे निकलेंगे, 8 इंटू 8 64 सेक्टर्स। 64 सेक्टर टोटल हो गए, तो एक सेक्टर का साइज आपको दिया था 512 बाइट, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप। क्या 64 को हम 2 रेज पावर, क्योंकि मेमोरी में सारी चीजें जो है वो 2 रेज पावर n की पावर में ही लिखते हैं, ये एक अलग से यूनिट है मेमोरी यूनिट, उसमें हम देखेंगे। फिलहाल आपको बेसिक मैथ तो आता ही होगा। 64 को लिख सकते हैं 2 रेज पावर 6 और 512 को लिख सकते हैं 2 रेज पावर 9, ठीक है। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो 2 की पावर क्या बन गया है, 15 बाइट्स। या कुछ क्या हम 2 रेज पावर 15 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 रेज पावर 5 इंटू 2 रेज पावर 10, क्योंकि बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो वैसे ही बन जाएगा ये। 2 रेज पावर 5 कितना होता है दोस्तों, 32। क्या 2 रेज पावर 10 जो होता है, 2 रेज पावर 10 वो 1 केबी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 केबी के बराबर होता है। ये हम आगे जाके मेमोरी यूनिट में पढ़ेंगे हम। तो इसकी टोटल मेमोरी जो होगी वो कितने आ गई, 32 केबी के बराबर आ गई। कितने केबी के बराबर आ गई, 32 केबी। तो आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और टर्म कभी डिस्क ना बोल के कभी कभी डिस्क को क्या कहा जाता है, प्लेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
प्लेटर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो प्लेटर भी कहते हैं, मतलब ये जो डिस्क होती है उसे प्लेटर कहा जाता है। डिस्क भी कहते हैं, प्लेटर भी कहते हैं। थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा इस कंसेप्ट को दोस्तों। अब देखें यहाँ पे, अब किसी हार्ड डिस्क में क्या होता है, किसी हार्ड डिस्क में मल्टीपल डिस्क लगाई होती हैं। पहले एक डिस्क लगी होगी, फिर उसके नीचे दूसरी डिस्क लगी होगी, उसके नीचे तीसरी डिस्क, ऐसे करके बड़ी सारी डिस्क लगी होती हैं। ठीक है ना। और हर एक डिस्क जो है वो एक कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट होती है, जिसे कहा जाता है स्पिंडल। जिसे क्या कहा जाता है, स्पिंडल। इसी स्पिंडल के साथ ये फिक्स होती है और फिर रोटेट करती है उसी स्पिंडल के साथ में। ठीक है, फिर यहां पे क्या होता है दोस्तों, यहां पे क्या होता है, एक रीड राइट हेड ऐसे लगा होता है। ये रीड राइट हेड जो होगा दोस्तों, एक रीड राइट हेड जो है ये जो आपकी डिस्क है, इस डिस्क के नीचे वाली सरफेस के ऊपर बैठेगा, और यही एक रीड राइट हेड जो होगा, ये नीचे वाली जो डिस्क होगी इसके ऊपर वाली सरफेस पे टिकेगा। हाँ या ना। इसका मतलब ऊपर वाली जो डिस्क है दोस्तों, उसकी नीचे वाली सरफेस में डेटा स्टोर किया गया है, और जो ये नीचे वाली डिस्क है उसके ऊपर वाली सरफेस पे डेटा स्टोर किया गया है। अब देखो दोस्तों, मैं आपको एक अलग चीज बताता हूं कि जितने भी डिस्क होती है मोस्टली, क्या कहा मैंने, मोस्टली इस डिस्क में से एक ही सरफेस का इस्तेमाल होता है मोस्टली, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। ठीक है, एक सरफेस का इस्तेमाल होता है। तो जो ऊपर वाली डिस्क है, ऊपर वाली डिस्क में नीचे वाली सरफेस यूज की जा रही है, और जो इससे नीचे वाली डिस्क है इसमें ऊपर वाली स्टोर की जा रही है। समझ आया आपको। और ये जो रीड राइट हेड है, ये नीचे से इधर भी कनेक्ट होगा और इधर भी। और जो रीड राइट हेड होता है ये कनेक्ट होता है एक आर्म के साथ। किसके साथ कनेक्ट होता है, आर्म के साथ, जिसे कहा जाता है आर्म असेंबली या फिर एक्चुएटर। ठीक है दोस्तों, कभी कभी ये चीज पूछी जाती है कि एक्चुएटर जो है दोस्तों, ये किसके साथ, ये किस चीज के साथ जुड़ा है। तो ये आपका हार्ड डिस्क के साथ जुड़ा है, मतलब मेमोरी यूनिट के साथ जुड़ा होता है आपका। ठीक है दोस्तों, मल्टीपल डिस्क जहां पे होती हैं। अब देखिए दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, एक रीड राइट हेड, ये टर्म आपने पढ़ी मेमोरी से रिलेटेड। एक प्लेटर का मतलब ही है डिस्क, ये भी आपने मेमोरी से रिलेटेड पढ़ी। एक्चुएटर अभी मैंने बताया आपको कि जिसके ऊपर रीड राइट हेड आपका रेस्ट करता है। एक स्पिंडल, ये भी स्पिंडल टर्म भी मेमोरी से रिलेटेड है। उसी तरीके से एक टर्म होती है सिलेंडर। सिलेंडर जो है ये भी एसोसिएटेड है मेमोरी के साथ। सिलेंडर में बेसिकली एक इमेजिनरी सर्कल का कंसेप्ट होता है। अब मैं इससे ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये डिस्क है, तो अगर इसको मैं देखूंगा, यहाँ पे एक इमेजिनरी सिलेंडर का भी कंसेप्ट यहाँ पे आता है। तो आप बस इतना याद रखेंगे, एक सिलेंडर टर्म भी यहाँ पे होती है जो बेसिकली एक इमेजिनरी एरिया की बात करता है। ठीक है, दीज आर द टर्म एसोसिएटेड विद हार्ड डिस्क। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं चीजों को। दोस्तों मैंने कहा आपसे कि मैं कंप्यूटर आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि अगले आने वाले 2-3 साल तक, 3-4-5 साल तक आपको कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप आराम से किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब एक डिस्क अगर होगी, एक डिस्क, अब यहाँ पे मैं सरफेसेस की बात कर रहा था कि कितनी सरफेसेस यूज में लाई जाती हैं। कभी कभी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है आपको, हालांकि ऐसे क्वेश्चन आने के कम चांसेस है, थोड़ा ज्यादा डीप है, लेकिन अभी हम यहाँ पे सीखते हैं, बिल्कुल इजी है, हो सकता है पूछ ले। तो एक डिस्क में एक सरफेस का इस्तेमाल होता है डेटा को स्टोर करने के लिए, क्योंकि रीड राइट हेड एक ही तरफ होगा आपका, ये आपकी डिस्क है, तो रीड राइट हेड जिस तरफ होगा वही सरफेस आप यूज करोगे, नीचे वाली सरफेस तो नहीं यूज कर पाओगे आप। ठीक है, अगर दो डिस्कें होंगी तो कितनी सरफेसें यूज होंगी, दो। मतलब ये एक डिस्क, ये वाली एक डिस्क और ये वाली एक डिस्क, रीड राइट हेड यहां बीच में होगा जो इसको भी रीड कर लेगा, इसको भी रीड कर लेगा। हाँ या ना। ठीक है, तो इसकी एक सरफेस यूज हुई, इसकी एक सरफेस यूज हुई, एक डिस्क एक सरफेस यूज होगी, दो डिस्क दो सरफेस यूज होगी। लेकिन दोस्तों अगर 3 डिस्क होगी तो इसके हिसाब से 3 सरफेसेस आना चाहिए था, लेकिन 3 सरफेसेस ना आके यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 4 सरफेसेस आएगा। मैं आपको बताता हूं कैसे। अब इसके नीचे अगर डिस्क होगी तो यहाँ पे एक और रीड राइट हेड होगा। वो रीड राइट हेड क्या करेगा, इसकी अपर लोअर सरफेस को भी रीड करेगा और इसकी अपर सरफेस को भी रीड करेगा। मतलब इसकी एक सरफेस यूज हुई, इसकी कितनी सरफेसेस यूज हुई, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी। तो 1 2 3 और 4, इसका मतलब 3 डिस्क में कितनी सरफेसेस यूज हुई, 4 सरफेसेस का यूज हुआ। उसी तरीके से अगर यहाँ पे 7, मान लो कि एक स्पिंडल के साथ 7 डिस्कें लगाई गई हूं, तो 7 डिस्क में आपसे पूछा गया हो कि बताओ कितनी सरफेसेस जो है वो डेटा स्टोरेज के लिए काम में आएंगी। तो ऐसे में आपको क्या करना है, एक ट्रिक यहाँ पे है 2D - 2।
ट्रिक क्या है दोस्तों, यहाँ पे 2D माइनस 2, डी का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्क। तो कितनी डिस्क के लिए पूछा था आपसे, 7 डिस्क के लिए पूछा था, तो डी की जगह 2 डाल लीजिए, -2 कर लीजिए। ठीक है, ये आ गया 14, 14 माइनस 2 जो होगा वो कितना होगा दोस्तों, 12 सरफेसेस का इस्तेमाल होगा। ठीक है, 12 सरफेसेस का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थोड़ा ज्यादा टेक्निकल था, अगर आपको समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बहुत ही ज्यादा किस्मत खराब हो तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सिंस मैंने आपसे वादा किया है कि आपको कंप्यूटर में एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा, तो इसलिए मुझे थोड़ा डिटेल में पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, तो एक चीज दोस्तों और आप याद रखेंगे यहां पे कि अभी तक आप सेक्टर, अब इन्हीं डिस्क के ऊपर मैंने क्या कहा था कि सेक्टर्स बने हैं, क्या बने हैं, सेक्टर्स बने हैं दोस्तों, सेक्टर्स। ठीक है ना, सेक्टर्स बने हैं दोस्तों। इस सेक्टर का जो साइज होता है, साइज सेक्टर का जो साइज होता है वो 512 बाइट्स का होता है। मिनिमम साइज जो होता है दोस्तों वो कितना होता है, 512 बाइट्स का। ठीक है, 512 बाइट्स का मिनिमम साइज होता है। ठीक है, वो डिपेंड, मतलब इससे नीचे नहीं होगा, इससे ऊपर हो सकता है। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि सबसे छोटी चीज क्या है इसमें, सेक्टर। उसी तरीके से जो ग्रुप ऑफ सेक्टर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेक्टर्स उसे कहा जाता है दोस्तों क्लस्टर्स। क्या कहा जाता है, क्लस्टर्स। और क्लस्टर्स का ग्रुप जो होगा दोस्तों उसे कहा जाता है ट्रैक। क्या कहा जाता है, ट्रैक। और ट्रैक का जो क्लस्टर होता है उसे क्या कहा जाता है, प्लेटर्स। उसे क्या कहा जाता है, प्लेटर। कभी कभी आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है अरेंज करो इनको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिसेंडिंग ऑर्डर से। तो सेक्टर से बनता है क्लस्टर, क्लस्टर से बनता है ट्रैक, और ट्रैक से बनता है प्लेट्स, ट्रैक से बनता है प्लेट्स। ये आप याद रखेंगे दोस्तों। अब देखिए यहां पे होता क्या है, मान लीजिए आपके पास एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको, इससे चीजें आपको ज्यादा समझ आएंगी। ठीक है, एक फाइल, इससे रिलेटेड आपको फ्रेगमेंटेशन भी आपको समझ आएगी बाद में कि डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन या फ्रेगमेंटेशन क्या होती है। पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक फाइल है 1 KB की, कोई भी फाइल है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, कुछ भी है, उस फाइल का जो साइज है वो 1 KB का है। इसको अब आपने स्टोर करना है। क्या करना है, स्टोर करना है। तो आपको पता है 1 KB को हम 512 बाइट और 512 बाइट लिख सकते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है 512 कहां से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आपको तुरंत बाद, जैसे ये सेकेंडरी वाला टॉपिक खत्म होगा उसके बाद में एक टॉपिक कराऊंगा मेमोरी यूनिट। उस मेमोरी यूनिट के बाद में आपको ये सारी चीजें समझा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप ये समझेंगे कि 1 KB में 512 बाइट और 1 KB का मतलब होता है 1024 बाइट। ठीक है, 1024 बाइट। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 512 प्लस 512 लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। 512 की सेक्टर, एक सेक्टर में आ जाएगा या नहीं आएगा, और दूसरा 512 किस सेक्टर में आएगा, दूसरे सेक्टर में। इसका मतलब एक फाइल को मैंने यहां, एक फाइल जिसका साइज जो था वो 1 KB था, उसके लिए मैंने कितने सेक्टर्स का इस्तेमाल किया, 2 सेक्टर्स का इस्तेमाल किया। इसी तरीके से वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पेपर में अगर आपसे पूछा जाए कि एक फाइल जिसका साइज 5 KB है उसमें बताओ कितने नंबर ऑफ सेक्टर्स यूज होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में यहां पे 2 सेक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। अगर आपको ये सेक्टर्स नहीं समझ आ रहा है तो आपको मैं आपको बता, ये चीजें क्योंकि इमेजिनरी है, अब मैं आपको बताता हूं। जैसे आपके माई कंप्यूटर आपने देखा होगा, आपके माई कंप्यूटर मतलब जो आपका पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर है, उसमें या फिर आपका लैपटॉप है, उसमें एक मतलब आप माई कंप्यूटर करके फोल्डर होता है। उसमें जो आपकी हार्ड डिस्क है ना, हार्ड डिस्क, उसको डिवाइड किया गया होता है, डिवाइड किया गया होता है डिफरेंट डिफरेंट ड्राइव्स में। जैसे एक ड्राइव होती है सी, एक होती है डी, एक होती है ई, एक होती है एफ। ठीक है, अब ये कितनी ड्राइव्स होंगी वो डिपेंड करता है। ठीक है, वो दैट डिपेंड अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स, बट मोस्टली जो है वो 3 से 4 ही होती हैं। ठीक है, अब ये सी डी ई एफ में दोस्तों क्या होता है, ये भी एक तरीके के सेक्टर्स हैं, एक तरीके की पार्टीशनिंग की गई है, आपकी हार्ड डिस्क की पार्टीशनिंग की गई है। जैसे हार्ड डिस्क की पार्टीशनिंग कुछ इस प्रकार से होती है, उसी तरीके से अंदर जो डिस्कें होती हैं उनकी पार्टीशनिंग ट्रैक्स वगैरह में की जाती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो आपकी हार्ड डिस्क है जिसको हम मैग्नेटिक डिस्क भी कहते हैं, ये जो मैंने इसकी पार्टीशन की है सी डी ई एफ, इसको कहा जाता है डिस्क फॉर्मेटिंग। क्या कहा जाता है, डिस्क फॉर्मेटिंग दोस्तों। अब मुझे बताओ जरा, ये जो यहाँ पे ड्राइव्स हैं इनका नाम ये सी डी से ही क्यों शुरू हो रहा है, ए बी से क्यों नहीं शुरू हो रहा है, जरा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपको पता है कि ए बी से क्यों नहीं शुरू हो रहा है, ये सी डी से ही क्यों शुरू हो रहा है। चलिए यहाँ पे
तो अब हम थोड़ा सा एक टॉपिक देखते हैं जो पेपर में जेकेएसएसबी का फेवरेट टॉपिक है, ये काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है, डिस्क फ्रेगमेंटेशन और डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन से रिलेटेड। ये आपको वैसे भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, आपको समझने की जरूरत है यहाँ पे कि डिस्क फ्रेगमेंटेशन क्या चीज होती है। अब मान लीजिए एक एक मेरे पास रूम था और एक रूम में मैंने क्या रखी है, अलमीराज रखी हैं, और एक अलमीरा मैंने यहां पे रख दी ऐसे, एक अलमीरा ऐसे रख दी, एक अलमीरा ऐसे टेढ़ी मेढ़ी रख दी, टेढ़ी मेढ़ी रख दी। तो क्या बाकी अब मैं इसके ऊपर और अलमीरा नहीं रख सकता हूं, क्योंकि यहां स्पेस यूटिलाइजेशन मैंने सही नहीं की, क्योंकि काफी सारी स्पेस क्या होगी, जाया होगी, होगी या नहीं होगी। इसे कहा जाता है स्पेस वेस्टेज। क्या हो गया स्पेस वेस्टेज, मतलब यहाँ पे फ्रेगमेंटेड स्पेस है। क्या है, फ्रेगमेंटेड स्पेस है। ठीक है, उसी तरीके से कंप्यूटर, ये तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल दी आपको, उसी तरीके से कंप्यूटर में क्या होता है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आप वर्डिंग में जाओगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। जो मैं आपको बता रहा हूं उसको समझने की जरूरत है यहाँ। अब मान लीजिए जहां पे आपने डेटा स्टोर किया है, डेटा स्टोर किया आपने, ठीक है, मान लीजिए डेटा स्टोर किया आपने, तो ये डिस्क और ट्रैक्स तो होते ही हैं। ठीक है, ये इस तरीके से आप मान लीजिए ये आपकी क्या है, ये ट्रैक है और ये अंदर क्या बने, सेक्टर्स बने हैं, सेक्टर्स बने। तो मैंने एक डेटा यहां पे स्टोर किया, फाइल एक मेरी, मान लीजिए एक फाइल मेरी यहां पर है, दूसरी फाइल यहां पर है, तीसरी फाइल यहां पर है, चौथी यहां पर, इस तरीके से मैंने फाइल स्टोर की। फिर मेरा क्या मन किया, थोड़े दिनों के बाद मैंने ये सी वाली फाइल डिलीट कर दी, सी वाली फाइल क्या कर दी, डिलीट कर दी। ठीक है, और फिर उसके बाद थोड़े दिनों के बाद मैंने ये ई वाली फाइल भी डिलीट कर दी, मतलब कोई भी फाइल हो सकती है, ये ई वाली फाइल भी मैंने डिलीट कर दी। अब ये बीच में स्पेस खाली होगी या नहीं होगी, होगी बिल्कुल, इस यहाँ पे स्पेस खाली होगी दोस्तों। आप अब होता क्या है, मान लीजिए थोड़े दिनों के बाद आपने क्या किया, थोड़े दिनों के बाद कोई अपडेट आ गया। ठीक है, तो आपने अब मान लीजिए कोई एप्लीकेशन आपने स्टोर करके रखी थी, अपडेट आ गया, उस फाइल का जो साइज था पहले मान लो 1 MB था, अब वो जाके क्या हो गया 4 MB या 6 MB होगी। तो वो क्या करता है, वो 7 वाली में स्टोर होगा, क्या होगा 7 वाली में स्टोर होगा। अगर यहां पे पूरी चीज स्टोर नहीं होगी तो कहीं और जाके जहां पे खाली स्पेस मिलेगी वहां जाके स्टोर होगा। इसे कहा जाता है डिस्क डीफ्रेगमेंटेड। डेटा क्या हुआ, टूट टूट के थोड़ा सा डेटा यहां स्टोर हुआ, फिर डेटा कहीं और स्टोर हो गया थोड़ा थोड़ा। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया, मैं आपको एक और तरीका बताता हूं समझने का। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक मिनट देखिए दोस्तों, यहां पे होता क्या है, ये आपकी मान लो ये ट्रैक्स है, ठीक है, या आपने मोबाइल में ऐसे करके ये सेक्टर्स मैंने रखे हैं। ठीक है, ये सेक्टर्स हैं आपके। अब इसमें क्या किया दोस्तों आपने, मान लीजिए यहां पे मैंने क्या कहा आपसे कि मान लीजिए यहां पे कोई फाइल्स मैंने रखी है ABCDE करके। थोड़े दिनों के बाद मैंने इस सी फाइल को डिलीट कर दिया, ठीक है, और इस ई फाइल को डिलीट कर दिया। अब मेरे पास डाटा किस प्रकार से रहेगा, A B, फिर ये सी वाला खाली है, फिर यहां पे डी है और ई वाला खाली है, इस प्रकार से है। और उसके आगे मान लो कुछ और भी है, F, फिर खाली है, इस प्रकार से मान लो कुछ खाली है। अब मान लीजिए मुझे कोई नई फाइल यहाँ पे स्टोर करनी है, नई फाइल यहाँ पे स्टोर करनी है, और मैं यहाँ मान के चल रहा हूं कि इस सेक्टर का जो साइज है वो साइज जो है वो 1 KB है। मैं एक जस्ट एग्जांपल मान के चल रहा हूं कि 1 KB इसका साइज है। अब मैंने जो नई फाइल यहाँ पे स्टोर करनी थी दोस्तों, उस फाइल का साइज था मान लो 5 KB। कितना था, 5 KB। अब 5 KB की जगह तो यहाँ पे है नहीं, तो 5 KB की जगह है नहीं, वो क्योंकि साइड वाली तो सारी फील्ड है। अब यहां पे क्या होगा दोस्तों, 1 KB यहां पे जाएगा, ठीक है, 1 KB यहां पे आएगा, 1 KB यहां पे आएगा, तो हो गया ना डेटा स्कैटर्ड हो गया, आपका डेटा स्कैटरिंग होगी ना आपकी। इसे कहा जाता है डिस्क फ्रेगमेंटेशन। क्या कहा जाता है, डिस्क फ्रेगमेंटेशन। समझ आया आपको, ठीक है। अब इस डिस्क फ्रेगमेंटेशन से क्या होगा, आपको क्या लग रहा है कि इस डिस्क फ्रेगमेंटेशन से होगा क्या, इससे आपका जो सीक टाइम है ना दोस्तों, सीक टाइम कह लो या एक्सेस टाइम कह लो, ये आपका बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए ये अभी आपको, ये आपने यहां पे फाइल स्टोर कर दी थी 5 KB की। अब मेरे को ये 5 KB की फाइल चाहिए, मान लो मुझे कोई काम पड़ गया, मुझे ये 5 KB की फाइल चाहिए। तो पहले वो आपका रीड राइट हेड यहां पे आएगा, फिर यहां से इधर जाएगा, फिर यहां से इधर जाएगा, फिर ऐसे करके 2-3 लोकेशंस पे जाएगा। तो आपका एक्सेस टाइम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि कभी उसको एक लोकेशन पे जाना पड़ रहा है, कभी दूसरी लोकेशन पे जाना पड़ रहा है, फिर तीसरी लोकेशन पे जाना पड़ रहा है। अगर एक ही लोकेशन पे डेटा आपका स्टोर होता तो उसको जाने की जरूरत नहीं थी दोस्तों। आई होप आपको समझ आया होगा कि डिस्क फ्रेगमेंटेशन क्या चीज है, और इसका ड्रॉबैक ये है कि इससे आपका एक्सेस टाइम जो है वो बढ़ जाता है।
ठीक है, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो स्लो हो जाती है। अब इसका फिर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन दोस्तों ये है कि डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। प्रॉब्लम अगर फ्रेगमेंटेशन है तो सोल्यूशन क्या है? डीफ्रेगमेंटेशन। डीफ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब है कि जितने भी ये जो एक एक केबी अलग अलग जगह स्टोर हुए थे, इसको इकट्ठा करके स्टोर कर दो कहीं पर, एक ही जगह पे स्टोर कर दो इसको। ऐसी स्पेस ढूंढो जहां पे 5 KB की फाइल एक ही जगह स्टोर होगी। ठीक है, आप बोलोगे पहले क्यों नहीं किया ऐसा? ठीक है, अब ये क्योंकि ये कंसेप्ट पुराना है दोस्तों, अब कंसेप्ट आ गया है एसएसडीज का। एसएसडीज में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, ज्यादा ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो चलिए वापस देखते हैं दोस्तों, तो हम क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे? फ्रेगमेंटेशन पढ़ रहे थे, डिस्क फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स है, इट रेफर्स टू ए कंडीशन ऑफ ए स्टोरेज ड्राइव लाइक हार्ड डिस्क ड्राइव where files are not stored in adjacent blocks but are instead broken into pieces and scattered across the disk, जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, एक जगह पे स्टोर नहीं होते हैं, छोटे छोटे पीस जो है वो अलग अलग जगह स्टोर होते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि वाई फ्रेगमेंटेशन हैपन्स। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन हो क्यों रही है? क्योंकि मैंने आपको बोला ही था पहले कि व्हेन फाइल्स आर क्रिएटेड, डिलीटेड आर मॉडिफाइड, गैप्स फॉर्म इन द स्टोरेज, गैप्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। न्यू फाइल आर फाइल अपडेट्स आर सेव्ड इन दीज गैप्स, समटाइम्स स्प्लिट इनटू फ्रेगमेंट्स इफ द गैप इजंट बिग एनफ। ठीक है, यही चीज मैंने आपको समझाई ना। ओवर टाइम दिस रिजल्ट इनटू डेटा बीइंग स्प्रेड ऑल ओवर द डिस्क। ठीक है, इसकी वजह से डेटा जो है वो पूरा स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है? इफेक्ट ऑफ फ्रेगमेंटेशन से क्या होता है कि आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो बात आ जाती है, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो स्लो हो जाती है। द रीड राइट हेड हैज टू मूव मोर टू एक्सेस स्कैटर्ड पीसेस, क्योंकि उसको जगह जगह जाना पड़ेगा, उससे आपका सीक टाइम या एक्सेस टाइम जो होगा दोस्तों वो बढ़ जाएगा। सोल्यूशन मैंने आपको बता चुका हूं कि सोल्यूशन इसका क्या है? डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। ठीक है, डीफ्रेगमेंटेशन होता क्या है? इज ए प्रोसेस दैट रीऑर्गेनाइजेस द डिस्क कंटेंट टू स्टोर फाइल इन द कंटिन्यूअस ब्लॉक। कंटिन्यूअस मतलब एडजेसेंट ब्लॉक्स में डेटा को स्टोर करना। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये जेकेएसएसबी में काफी बार पूछा चुका है, काफी बार पूछा जा चुका है। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्योंकि अब ये पहले एक बार आ चुका है, तो अब ये क्वेश्चन को जब मॉडिफाई करेंगे तो कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट्स डाली जा सकती हैं। स्टेटमेंट मॉडिफाई करके डालेगा कि फ्रेगमेंटेशन इज नॉट एन इशू इन एसएसडीज। बिल्कुल एसएस, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि एसएसडी में ऐसा कोई इशू नहीं है, बिकॉज दे हैव नो मूविंग पार्ट्स और एक्सेस टाइम इज यूनिफॉर्म। अब देखिए यहां पे क्या होता है, जो आपकी एसएसडीज है, एसएसडी में जो आपका एक्सेस टाइम है ना, चाहे आप एक जगह से लाओ 10 जगह से लाओ, क्योंकि वहां एक्सेस टाइम बिल्कुल यूनिफॉर्म है, इसलिए वहां कोई दिक्कत नहीं आती ऐसी। ठीक है, स्टेटमेंट आप ये भी याद रखेंगे, डिफ्रेगमेंटेशन इज यूजफुल फॉर हार्ड डिस्क ऑनली। जो भी आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव्स हैं ये उसी में यूजफुल होता है आपका डीफ्रेगमेंटेशन। फॉर एसएसडी डीफ्रेगमेंटिंग कैन एक्चुअली रिड्यूस लाइफ स्पैन एंड इज नॉट रिकमेंडेड। डीफ्रेगमेंटेशन इज नॉट रिकमेंडेड इन एसएसडीज। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। तो अभी तक आपने पढ़ा हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। अब जरा यहां पे देखते हैं फ्लॉप, मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव का भी बेसिक पढ़ा आपने, अंदर से क्या होता है। अब जरा देखते हैं ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव क्या चीज होती है। अब ये ऑब्सोलीट हो चुकी है दोस्तों, ये पहले आती थी अब नहीं आती है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कुछ इस प्रकार से होती थी, ये एक डिस्क, ठीक है, एक स्क्वायर में एक डिस्क जैसी, और फिर ये आपका क्या आ गया, इसका डाया आ गया। अब इसी डाया के हिसाब से ये 3 साइजेस में आया करती थी। एक साइज होता था इसका 8 इंच का, एक होता था 5.25 इंच का मतलब 5.25, एक होता था 3.5 इंच का मतलब 3.5 इंचेस में। यही इसके 3 साइजेस में ये जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है ये आया करती थी, अब नहीं आती है, ये बंद हो चुकी है। अब देखो यहाँ पे इसका ये जो 3.5 वाला साइज, 3.5 इंच की जो ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आया करती थी, इसी को कहा जाता है स्टैंडर्ड पीसी फ्लॉपी। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? स्टैंडर्ड पीसी फ्लॉपी। इसका साइज जो होता था दोस्तों उस जमाने में वो होता था 1.44 MB। कितना साइज होता था? 1.44 MB। समझ रहे हो आप कि जो 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है उसमें मैक्सिमम डेटा कितना स्टोर कर सकते थे आप? 1.4 MB, 44 MB। आज के जमाने में आप सोच सकते हो 10-10 MB, 20-20 MB के तो आपके फोटो स्टोर होते हैं। तो इसमें बेसिकली फोटोज वगैरह स्टोर नहीं करते थे, इसमें स्टोर करते थे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्टोर करते थे। ठीक है, इसी एफडीडी को दोस्तों डिस्केट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिस्केट भी कहा जाता है दोस्तों।
हार्ड डिस्क में देखते हैं थोड़ा सा हार्ड डिस्क, क्योंकि अभी तक पहले हमने बेसिक पढ़ा है, ठीक है। अब आपके कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव, अब ये फिक्स डिस्क भी होती है। ये हार्ड डिस्क किसकी बात कर रहे हैं हम, जो आपके कंप्यूटर के अंदर, जो आपके लैपटॉप के अंदर की बात कर रहा हूं मैं अब, ठीक है। अब उसमें जैसे मैंने कहा था आपको कि ये सी डी ई करके डिवाइड होते हैं, सी डी ई एफ ऐसे करके डिवाइड होते हैं ना उसमें ड्राइव्स आपकी। जो ए बी है ना दोस्तों, मैंने ऊपर आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि ये सी डी से ही क्यों नाम शुरू होता है, क्योंकि ए बी जो होती है दोस्तों वो रिजर्व की गई थी किसके लिए, एफ डी डी के लिए, ठीक है। किसके लिए रिजर्व थी ये दोस्तों, एफ डी डी के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम जो है वो सी डी ई एफ ऐसे करके होता था। ये जो सी डी ई एफ है दोस्तों, इसी में क्या होता है, इस सी वाले फोल्डर में ना, सी वाली ड्राइव में आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है दोस्तों, इसी सी वाली ड्राइव में आपका क्या होता है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों। और इसी सी वाली जो पहली ड्राइव है सी वाली, इसे कहा जाता है प्राइमरी पार्टीशन। क्या कहा जाता है, इस पहली पार्टीशन ड्राइव को जिसमें सी ड्राइव होती है, इसे कहा जाता है प्राइमरी पार्टीशन। और जो बाकी की ड्राइव्स हैं जैसे डी है, ई है, एफ है, इसे कहा जाता है लॉजिकल पार्टीशन। इनको क्या कहा जाता है, लॉजिकल पार्टीशन, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे। जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको इसमें किसी भी हार्ड डिस्क ड्राइव की आप क्या कर रहे हो, पार्टीशन कर रहे हो। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मैक्सिमम पार्टीशन आप कर सकते हो वो 4 ही कर सकते हो, इसलिए मैंने यहां ये सी डी ई एफ करके लिखी है। हो सकता है 3 हो सकता है 2 हो, लेकिन मैक्सिमम यहां पे कितनी है, 4 है, ठीक है। अब हार्ड डिस्क ड्राइव की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है दोस्तों वो 15 टीबी रही है। कितनी है, ये जो इंटरनल की बात कर रहा हूं मैं, दैट इज 15 टीबी। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और आज आपने कुछ नया सीखा होगा, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या आपने इस तरीके से मेमोरी को पहले पढ़ा है या नहीं। अभी मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो है अभी अब आपने ऑप्टिकल डिवाइसेस नहीं पढ़ी है, ठीक है। ऑप्टिकल डिवाइसेस होगी, आपकी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होगी, 1 या 2 लेक्चर्स इस पे और आने के चांसेस हैं अभी, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।